नगर निकाय चुनाव में मिले परिणामों से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी रणनीति बनाने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जहां भाजपा सपा सबकी सब इस समय चुनावी मोड में नजर आ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 100 सीटों पर जीत लगभग नगर निकाय चुनाव में जीत दर्ज की थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी का उत्साह नजर साफ तौर पर आ रहा है। 5 जून से अभियान की शुरुआत करने जा रही है सेल्फी विद कूड़ा, यानी कि नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने जीत दर्ज किया, कहीं ना कहीं उसको भुनाने की कोशिश की, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी है और ऐसे में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं उस जीत को हर जिले में, हर क्षेत्र में, हर मंडल में बताने की कोशिश करेगी। और लगातार बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बेरोजगारी की, महंगाई की मार जनता झेल रही है, उसको लेकर भी लामबंद नजर आएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी को लगातार देखा जाए उत्तर प्रदेश में भी रणनीति अपना लगातार बना रही है। उसका साफ तौर पर कहना है कि हमें उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी ने हमें जीत दर्ज करके ये कहीं ना कहीं बता दिया, आज नहीं तो कल आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और भाजपा का सफाया होगा। लेकिन देखने वाला दिलचस्प ये होगा कि क्या जो आम आदमी पार्टी का 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर जमानतें जब्त हो गई थी, क्या वही आम आदमी पार्टी 2024 में कुछ अलग दिखाएगी? उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार में बेहतर काम करने वाले 370 ग्राम प्रधानों का सम्मान हुआ, उनको पुरस्कार वितरण किया गया। इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मातृभूमि योजना का भी शुभारंभ किया गया। इस मातृभूमि योजना के अंतर्गत जो देश या विदेश में रहने वाले लोग अपने गांव के लिए, विकास के लिए अगर कुछ बनाना चाहते हैं, जिसमें अगर बनाने की बात करें तो या फिर ओपन जिम की बात करें या फिर खेल के मैदान की बात करें या कन्वेंशन सेंटर की बात करें, इनमें से कोई भी अगर अपने गांव के लिए कुछ, ग्राम सभा के लिए कुछ बनाना चाहता है तो सरकार उसको 40% का अनुदान भी देगी, सहयोग राशि भी देगी और 60% उस व्यक्ति को खुद लगाना पड़ेगा। इसमें उसको फायदे की ओर बात करें तो वो अपने पूर्वज के नाम से बनवा सकता है, जिसमें सरकार की तरफ से उसका नामकरण किया जाएगा तो उसके पूर्वज के नाम से किया जाएगा। इन सब चीजों को लेकर हालांकि आज इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के साथ साथ विदेश से भी लोग जुड़े, जिन्होंने रुचि दिखाई इस योजना के अंतर्गत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा इस योजना को गांव स्तर से बल्कि पूरे प्रदेश में भी लागू होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के जितने नगर निकाय हैं सभी 762 नगर निकाय को चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा है कि बेस्ट पैरामीटर जो 5 से 7 तैयार किए जा रहे हैं उसमें उनको अव्वल आने के लिए सारी कवायद करनी चाहिए, जिसमें जो पहली नगर पंचायत होगी उसको 1 करोड़ रुपए जो फर्स्ट आएगी दिया जाएगा ब्लॉक स्तर पर, और मंडल स्तर पर जो फर्स्ट आएगा उसको 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और जो राज्य स्तर पर नगर निगम आएगा उसको 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो ये बजट है जो उनके उस बजट से अतिरिक्त होगा जो अभी उनको अलॉट किया जा रहा है। इसके साथ साथ आईसीसीसी के जरिए जो है जो ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जा रहा है वो 75 जिले हैं, उन 75 जिलों को मिला करके सारे सिस्टम ठीक किए जा रहे हैं और मैनेजमेंट जो बेहतर करेगा उसको भी अवार्ड दिया जाएगा। साथ ही पूरे प्रदेश में ये कोशिश की जा रही है कि सफाई के मामले में किसी तरह की कोई कमी न छोड़ी जाए और जो है नगर निगम के अधिकारियों को भी कहा गया है कि वो भी पूरा सहयोग करें और नए पदाधिकारियों को किसी तरह कोई दिक्कत न हो, सभी चेयरमैन और मेयर्स को पूरा सहयोग दें। और इसको लेकर के आज भी दूसरे दिन भी ये मंथन चलता रहा। अब देखना यह है कि सीएम के निर्देश कितना पालन होता है और कितनी जल्दी नगर निगम बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव ने कई विधायकों और पूर्व सांसदों के साथ बैठक की। लोकसभा की नींव रखी गई और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरा एक खाका तैयार किया गया। सबसे बड़ी बात यह भी है कि किन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है उसको लेकर खास यहां पर रणनीति तय की जा रही है। अभी फिलहाल कुछ उपचुनाव हुए जिसमें आजमगढ़ और रामपुर शामिल था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे जिलों को लेकर खासकर समाजवादी पार्टी की तरफ से रणनीति तैयार हो रही है कि इन जिलों में आखिर कैसे समाजवादी पार्टी वापसी करेगी। आज जिस तरह की बैठक हुई है और आने वाले समय में यानी कि 9 और 10 जून को सीतापुर में एक शिविर होना है, उसमें 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता जुटेंगे। 3000 करीब बूथ के लेवल के कार्यकर्ताओं को मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा 12 जून को अखिलेश यादव और नीतीश कुमार से मिलने बिहार जाएंगे। यानी कि लोकसभा जो चुनाव है 9 साल पूरे होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अब पूरी तरह से अपने चरम पर है और यहां पर उत्तर प्रदेश में खासकर लोकसभा चुनाव नजर आने लगा है। विपक्षी एकता नजर आने लगी है। रणनीति क्या होगी, किस तरह से मैदान में होंगे, सीटों का बंटवारा क्या होगा, ये आने वाला समय बताएगा। और जहां सूर्य देवता कहर बरपा रहे हैं और लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, इतनी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है कि आम जनमानस घर से निकलने से बचता हुआ नजर आ रहा है। वहीं
दूसरी तरफ ये भी एक चीज़ देखने को मिली कि शहर के अंदर जो पेयजल हैं, जो पेयजल की व्यवस्थाएं हैं, वो पूरी तरीके से बेट्रेन हो चुकी है, बेपटरी हो चुकी हैं। किसी भी पेयजल पर ये व्यवस्था नहीं हो पाई है कि वहाँ पर पानी अब सुचारू रूप से चल रहा हो। सभी पेयजल पूरी तरह से खराब चल रहे हैं, किसी पेयजल पर पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसी एक तस्वीर रायबरेली के टाउन हॉल से देखने को मिली, जहाँ पर पिछले 4-5 साल पहले सोनिया गांधी की निधि से लगा एक पेयजल जो पूरी तरह से खराब पड़ा हुआ है, जबकि नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आने वाला ये पेयजल अभी तक न पानी दे पा रहा है और न लोगों की प्यास बुझा पा रहा है। जबकि जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने खुद निर्देशित किया है कि जहां जहां पर पेयजल खराब पड़े हैं उनको दुरुस्त कराया जाए और उनको सुचारू रूप से वापस चलाया जाए, लेकिन बावजूद इसके अभी भी सोनिया गांधी का लगाया हुआ ये पेयजल ये इस मुस्लिम क्षेत्र के लोगों की प्यास को बुझाने में नाकाम साबित हो रहा है। अब देखना ये होगा कि इसके ऊपर वाकई कोई कार्रवाई होती है या पेयजल जैसे खराब पड़ा हुआ है ऐसे ही खराब पड़ा रहेगा। प्रयागराज एसटीएफ ने जहां एलएलबी ऑनर्स के प्रवेश परीक्षा में दूसरे की जगह एग्जाम दे रहे 2 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया है। नैनी में जहां परीक्षा केंद्र पर 2 मुन्ना भाई दूसरों की जगह पर एग्जाम दे रहे थे। सबसे बड़ी बात है ये दूसरों की जगह एग्जाम देते थे, जब एग्जाम देकर बाहर आते थे तो इनको 25-25 हज़ार रुपये मिलते थे। सबसे बड़ी बात है कि सॉल्वर गैंग का एक मुन्ना भाई आवेद जो कि रायबरेली का रहने वाला है, वहीं दूसरा सॉल्वर गैंग का मुन्ना भाई जो कि गाजीपुर का अनिल यादव है। ऐसे में बता दें ये दूसरों की जगह अक्सर एग्जाम दिया करते थे। प्रयागराज एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रयागराज एसटीएफ प्रभारी नवेंदु ने इसका खुलासा किया है और साथ ही उन्होंने बयान जारी करते हुए बताया है कि ये किस तरह से दूसरों की जगह पर बैठकर एग्जाम दिया करते थे और लाखों रुपए इस तरह से इन्होंने कमाए हैं। सॉल्वर गैंग में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। अब एसटीएफ इसकी जाँच में जुट गई है। डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन जब डॉक्टर ही लापरवाह करें तो फिर स्वास्थ्य विभाग राम भरोसे हो जाता है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद हापुड़ के रामा मेडिकल कॉलेज का है, जहां पर एक 52 वर्षीय महिला सरोज देवी अपने गुर्दे में पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए 4 दिन पूर्व हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। वहीं आज उसकी मौत हो गई। वहीं मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल पर जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। वहीं जब स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह से परिजनों को समझाया तो वो पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए। वहीं परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से जान गई है और ऐसा मामला पहले भी आ चुका है कि लोनी में एक युवक यहां पर पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए आया था और उसकी भी मौत हो गई थी। वहीं जब पूरे मामले में सीएमओ सुनील कुमार त्यागी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि परिजनों की तरफ से अभी कोई तहरीर नहीं आई गई है, लेकिन हम एक डॉक्टरों के पैनल के साथ पोस्टमार्टम करा रहे हैं और यदि लापरवाही सामने आती है तो हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर जिला महिला चिकित्सालय में अचानक हड़कंप मच गया। हड़कंप की वजह यह है कि बीती रात लगभग 1.5 दर्जन जो महिला प्रसूताएं थी उनको पूरी तरीके से बुखार, ठंड और कपकपी आने लगी, जिसकी वजह से वो भयभीत हो गए और परिजन पूरी तरीके से हैरान परेशान होने लगे और जिला अस्पताल में हंगामा करने लगे। आपको बता दें कि स्टाफ नर्स के द्वारा एक इंजेक्शन लगाया गया और इंजेक्शन लगने के बाद यह माहौल पूरी तरीके से अस्पताल का चेंज हो गया। महिलाएं पूरी तरीके से कराहने लगी और चिल्लाने लगी क्योंकि उनको तेज बुखार, जाड़ा और पूरी तरीके से कपकपी होने लगा। बताया जाता है कि बाहर से जब जिला महिला अस्पताल की हेड आई और बाहर यानी परिसर से, बाहर के परिसर से उन्होंने दवा मंगाया और दवा मंगाकर उन महिलाओं को जो है वो दिया, तो उसके बाद आधे घंटे बाद धीरे धीरे महिलाओं को आराम मिलने लगा और परिजन धीरे धीरे जो है शांत हो गए। आपको बता दें कि यह मामला गोरखपुर जिला महिला चिकित्सालय का है और बीती रात का मामला है। और ये भी बता दें आपको कि परिजनों ने ये आरोप लगाया कि पूरी तरीके से जिला महिला चिकित्सालय में लापरवाही बरती जाती है और यहाँ तक कि जो है जब बच्चा पैदा होते हैं तो उसके लिए रिश्वत भी मांगा जाता है। फिलहाल इस सारी जो घटनाएं हैं इसकी जांच की पूरी तरीके से आवश्यकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना सफर शुरू कर दिया है और इसी के चलते कानपुर देहात में आज भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों का जमावड़ा रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह सहित प्रदेश के महामंत्री और तमाम
कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और अन्य पार्टी पदाधिकारी जिले में मौजूद रहे और इस बात को लेकर मंथन चलता रहा कि किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव पर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर काबिज हो सके और अपनी सरकार बनाई जा सके। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं जिनका लाभ सीधे जनता को मिल रहा है और अपनी उपलब्धियों को गिनाया है। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि विपक्ष अब नहीं रहा है और जल्द जो भी बचा है वो कहीं ना कहीं 2024 की सरकार बनने के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आज बतौर मुख्य अतिथि सांसद मनोज तिवारी जनपद उन्नाव पहुंचे, जहां पे पत्रकारों के तीखे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। बता दें, जनपद उन्नाव में सांसद मनोज तिवारी के साथ साथ परिवहन मंत्री और सांसद साक्षी महाराज भी मौजूद रहे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना प्रबुद्ध सम्मेलन जगह जगह करना शुरू कर दिया है। चित्रकूट में भी भाजपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया और इस दौरान प्रमुख सम्मेलन में प्रमुख अतिथि के रूप में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरवाल सहित बांदा लोकसभा के कई मौजूदा मंत्री और नेता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के और योगी सरकार के 9 साल के कार्यों पर जोर और विशेष प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हर काम में सफल उतरी है। यहाँ तक कि कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों तक गरीबों को भोजन कराया और इसके साथ ही उनको प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए गए। सरकार के 9 साल पूरा होने पर जहां पंचायत हाल में प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सरकार के उपलब्धियों को गिनाया, वहीं जिला अस्पताल में आवश्यक सेवाएं और डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे मरीज परेशान है। बिहार से सटा जिला जनपद गाजीपुर से बिहार से काफ़ी संख्या पे मरीज यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के कमी के चलते यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 9 साल के उपलब्धियों को सरकार गिना रही है, ये उपलब्धियों को गिनाने का क्या मतलब है? जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी आज इटावा दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि 2024 में लगातार तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से निकाय चुनाव में जो तैयारियां की गई थी तो कहीं ना कहीं सभासद जीतते हुए नजर आए। उसका एक जनसंपर्क करते हुए लगातार जगह जगह जिलों में पहुंचकर जनता मंच के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2024 में आने वाले समय में काफ़ी लाभ मिलेगा। क्योंकि जब सपा एवं भाजपा को गठबंधन के लिए जब उनसे बात की गई तो उनका कहना है कि जनता पार्टी लगातार अपने लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिससे लगातार जीत हासिल करेगी। क्योंकि निकाय चुनाव में जिस तरीके से जनता पार्टी की जीत हुई है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पहुंचकर अपना दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर जनपद में अपने सांसद का जो लगातार प्रक्रिया चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तो अपने प्रत्याशियों को उतार कर जीत हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि भाजपा सरकार के ऊपर जब उन्होंने बात की गई तो उनका कहना है कि जनता पार्टी एक मजबूती के साथ खड़ी है और आने वाले लोकसभा चुनाव में लगातार प्रत्याशी उतारकर एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आज विजय मिश्रा के भतीजे मनीष मिश्रा के प्रयागराज स्थित अल्लाहपुर में करीब 8 करोड़ से अधिक की मकान की कुर्की की कार्रवाई की गई है। बता दें कि यह कार्रवाई जिला अधिकारी गौरांग राठी के आदेश पर की गई है। बता दें कि भारी संख्या में पुलिस दल वहां पहुंचकर नोटिस छपवाकर कुर्की की कार्रवाई की है। बता दें कि यह 3 मंजिला मकान करीब करोड़ों का बताया जा रहा है। यह कार्रवाई जिला अधिकारी गौरांग राठी के आदेश पर की गई है। बता दें कि फिलहाल बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के भतीजे और खुद विजय मिश्रा आगरा जेल में निरुद्ध हैं। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक औरैया की धरती पर अपने हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचे। वहां पुलिस व्यवस्था एकदम अलर्ट थी और वहां से वो अपने पार्टी कार्यालय पहुंचे। पार्टी कार्यालय से 100 शैय्या अस्पताल जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा और व्यवस्थाओं को देखते हुए वहां के डॉक्टरों को साफ सफाई और वहां के कर्मचारियों से व्यवस्थाओं को सही रखने के लिए कहा। वहां से फिर वो ककोर मुख्यालय पहुंचे। ककोर मुख्यालयों पर
पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों से 1 हफ्ते के अंदर अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कहा। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विपक्षी को जमकर हमला बोला। झांसी जिले के शमशेरपुरा घाट के यहाँ पर बेतवा नदी निकली है, जहाँ पर देखा जा रहा है कि भारी मात्रा में यहाँ पर अवैध बालू का खनन किया जा रहा है। जिला अधिकारी रविंद्र कुमार के द्वारा पट्टा निरस्त होने के बाद भी खनन माफिया आए दिन कम से कम करोड़ों रुपए का खनन कर रहे हैं, जो प्रशासन को ठेका दिखाने का काम कर रहे हैं। प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर प्रतिदिन वहां पर ट्रकों से अवैध बालू का कार्य जोरों पर किया जा रहा है। वहां पर देखा जा रहा है, बात करें बेतवा नदी की, यहाँ पर देखा जाए कि जिस तरह से बेतवा नदी वहां पर निकली है, इसी बेतवा नदी को देखते हुए अगर बात करें अगर वहां की कि यहाँ पर ट्रक यहाँ पर लगे हैं, यहाँ पर हजारों ट्रक यहाँ से निकलते हैं। प्रशासन के साथ जो गुंडागिर्दी देख के यहाँ पर जो बालू माफिया हैं, जो प्रतिदिन वहां पर लाखों व करोड़ों रुपए का खनन कर रहे हैं। प्रशासन को भी आए दिन इस चीज की जानकारियां होते हुए भी कुछ नहीं हो पा रहा है। अगर इस तरह की जिम्मेदारियां अगर बात करें प्रतिनिधियों की, तो सरकार में इस तरह की प्रतिनिधियों को भी देखते हुए भी इस तरह का अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। आखिर अगर जब पट्टा नष्ट हो गया है तो इतनी बड़ी मात्रा में आखिर इस तरह का अवैध खनन कैसे चल रहा है? प्रशासन की आखिर क्यों इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? मैनपुरी में भूमाफियाओं का कब्जा जारी है। मैनपुरी की धोगा तहसील के ग्राम मंचना में भाजपा नेताओं के संरक्षण में पल रहे भूमाफियाओं ने कर रखी है सैकड़ों बीघा जमीन को कब्जा, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने धरना दे दिया है। एसडीएम से मांग की है कि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या करने को मजबूर होऊंगा। हालांकि अभी तक जिला के प्रशासनिक अधिकारी कोई भी धरने पर नहीं पहुंचे हैं। इस धरने को 3 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है। अब पीड़ित परिवार अपने कागज लेके न्याय के लिए धरने पर बैठा है। धरने में गांव के कई सब समाज के लोग, महिलाएं, पुरुष, ग्रामीण धरने पर बैठे अपनी मांग लेकर अस्वस्थ हैं कि मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मेरा धरना जारी रहेगा, चाहे मुझे भले ही आत्महत्या क्यों न करनी पड़े। हालांकि अभी पूरे मामले पर जिला प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जनपद ललितपुर की कालबेहट तहसील के बार एसोसिएशन के जितने भी अधिवक्ता हैं, वह आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि तहसील कालबेहट में कोई भी पटल हो या तहसीलदार कोर्ट हो, एसडीएम कोर्ट हो या नायब तहसीलदार कोर्ट हो, वहाँ तैनात जितने भी प्राइवेट व्यक्ति हैं वह सब फाइलों की गोपनीयता भंग करते हैं और फाइलें भी गायब हो जाती हैं। उन्होंने कहा इसके पूर्व भी एसडीएम को 5 दिन पूर्व ज्ञापन दिया था, कमिश्नर के नाम से था, लेकिन 5 दिन बाद भी कोई कार्रवाई न होने के कारण अधिवक्ता आज से परिसर के अंदर ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। एसडीएम से बात करने पर एसडीएम ने कहा कि उन्होंने उनका ज्ञापन आगे की ओर फॉरवर्ड कर दिया गया है। मिट्टी की ढाई गिरने से 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। बरसात से बचने के लिए छत पर डालने के लिए जा रहे थे मिट्टी। परिवार वालों ने लगाया भट्टा संचालक पर गंभीर आरोप। कहा जेसीबी से 10 फुट गहरा गड्ढा खोद लिया है।